बंदिश महक के चेहरे को देखता है और उसके होठों पर, उसके गालों पर, उसके माथे पर, उसके चेहरे पर, पूरे चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगता है। बड़े ध्यान से महक को देखता है और उसे और टाइट पकड़ लेता है और फिर महक से कहता है, मैं नहीं जानता तुम किसी से प्यार करती थी और कितना प्यार करती थी। मैं बस इतना जानता हूँ कि अब तुम मेरी हो और अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपने साथ यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, जहाँ तक तुम तक कोई भी नहीं पहुँच सके। तुम बस मेरे साथ रहोगी मेरी बनकर। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, या फिर यूँ कहूँ कि भगवान ने मुझे ऐसी बीमारी दी कि कोई चाहकर भी मेरे करीब नहीं आ सकता था। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मुझे तुम्हें कैद करके ही क्यों ना रखना पड़ेगा। कहने के बाद बंदिश वहाँ से उठता है और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। शावर का पानी लगातार बंदिश की आंखों पर गिर रहा था। वह बस अपनी आंखें बंद करके खड़ा हुआ था और अब उसे भी थोड़ा चक्कर से आने लगता है, क्योंकि 2 दिन से उसने भी कुछ नहीं खाया था। लेकिन उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ महक अपने पास चाहिए थी, इसलिए। और उनका दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसे डर था कि अगर उसने दरवाज़ा खोला तो महक उसके रूम से बाहर चली जाएगी, और यही डर उसे सता रहा था। इधर नीचे लिविंग रूम में शेर खान भी परेशान बैठा हुआ था, क्योंकि उसे भी पता था कि बंदिश की तबीयत इतनी भी सही नहीं रहती कि वह बिना खाना खाए रह सके। और उसे 2 दिन हो चुके हैं और उसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। यही सोचते हुए शेर खान काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे डर था कि कहीं बंदिश की तबीयत खराब ना हो जाए। और वह लिविंग रूम में इधर उधर चक्कर लगा रहा था, क्योंकि अब उसे सिर्फ दक्ष का इंतजार था कि दक्ष आकर ही बंदिश को खाना खिला सकता है। तभी शेर खान के पास उसके आदमी का फ़ोन आता है। उसे बताता है कि दक्ष एयरपोर्ट पर आ चुका है और वह उसे लेकर फार्म हाउस आ रहा है। यह सुनकर शेर खान कहता है, ठीक है, उसे संभाल कर लेकर आना और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर अकेला आया है। तुम जानते हो दक्ष और बंदिश दोनों की जान को खतरा है, इसलिए हमें हर तरह से सावधान रहना चाहिए। आदमी कहता है, सर चिंता मत कीजिए, दक्ष बाबा भी किसी की पहचान में नहीं है। उन्होंने अपने आप को अच्छे से कवर किया हुआ है, किसी को पता नहीं चलेगा। यह कहने के बाद वह आदमी फ़ोन रख देता है और दक्ष के पास जाकर उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। दक्ष भी गाड़ी में बैठ जाता है। दक्ष के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी वहां से तेजी से निकल जाती है और फार्म हाउस आकर पहुंचती है। इधर शेर खान अपने कुक से कहकर अच्छा सा खाना बनवाता है, क्योंकि वह जानता था कि दक्ष बंदिश को खाना खिला सकता है। इसीलिए उसने पहले ही दक्ष और बंदिश की पसंद का सारा खाना बनवा लिया था और उसने डॉक्टर को भी वहीं बुला लिया था और कमरे में रुकने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहता था। उसे पता था कि उस लड़की की भी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि वह भी 2 दिन से अंदर ही बंद है। और वह जानता था कि वह बहुत रो भी रही होगी, लेकिन बंदिश उसकी एक भी नहीं सुन रहा होगा, क्योंकि शेर खान ने बंदिश की आंखों में अलग ही जुनून देखा था, जिसे देखकर शेर खान समझ गया था कि बंदिश किसी भी हालत में इस लड़की को अपने आप से दूर नहीं करेगा। ऐसे में उसे डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। यही सब सोचते हुए वह ऊपर वाले कमरे की तरफ देखता रहता है। दरवाज़ा खोल दे, लेकिन बंदिश दरवाज़ा नहीं खोलता है। वह तो बस अब तक शावर के नीचे खड़ा हुआ था और महक के बारे में सोच रहा था। आखिर महक में ऐसा क्या है जो वह उसके करीब जाना चाहता है और उसके करीब जाने से उसे कोई एलर्जी नहीं हुई। यही सब सोचते हुए वह अपने डॉक्टर को वहाँ बुलाने के बारे में सोचता है और शावर बंद करके एक तौलिया अपनी कमर पर लपेटता है और बाथरूम से बाहर आ जाता है। अपने मन में पूछता है कि मुझे डॉक्टर से पूछना ही होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी उसकी नज़र महक पर जाती है, जो अभी भी वैसे ही सिकुड़कर बेड पर लेटी हुई थी, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। बंदिश को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वह जानता था कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह महक को वहां से जाने की इजाज़त नहीं दे सकता था। इधर यहाँ नीचे एक गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकती है और उसमें से दक्ष और उनके बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। जल्दी से फार्म हाउस के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर दक्ष देखता है तो उसे शेर खान लिविंग रूम में बैठा नजर आता है। वह शेर खान को देखते हुए उसके पास जाता है और पूछता है, क्या भाई बाहर आए? यह सुनकर शेर खान मना करता है और उससे कहता है, नहीं, 2 दिन हो गए हैं, ना ही तो खुद कमरे से बाहर आया है और ना ही उस लड़की को बाहर आने दे रहा है। सुनकर दक्ष भी थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी भाई के पास जाता हूँ।
ये बंदिश के रूम की तरफ ऊपर जाने लगता है। नीचे शेर खान और उनका बॉडीगार्ड दक्ष की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं बंदिश दक्ष को डांट ना दे। यही सोचकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दक्ष को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह देखते हैं कि दक्ष आधी सीढ़ियों पर रुक चुका है। यह देखकर वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक दरवाजा खुलने की आवाज़ आती है। जब वह दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वह बंदिश के रूम का दरवाजा खुला है और बंदिश रूम से बाहर आता है। और जब वह बाहर आकर देखता है तो उसे दक्ष सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है। दक्ष को देखकर इसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और दक्ष की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें घर पर सबका ख्याल रखने के लिए छोड़कर आया था, तो तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? और तुम जानते हो चिराग भी वहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर दक्ष अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, भाई आपने मुझे अब आने पर मजबूर किया है। मुझे यहाँ आने के लिए आप 2 दिन से रूम में बंद हो। क्या आपको नहीं पता? इस तरह आपका रूम में बंद हो जाना हमारे लिए परेशानी की वजह बन गया है। हम कितना परेशान हो गए थे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? आपने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया है और आप ऐसे ही एक कमरे में बंद हो गए। तो मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि मैं काफ़ी डर गया था। मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। और आप चिंता मत कीजिए, घर पर राजन और रवि वहाँ पर है, वह सब संभाल लेंगे। और अब तक तो उन्होंने वहाँ की सिक्योरिटी भी और टाइट कर दी होगी। तो आप परेशान मत होइए और ये बताइए कि आपने अपने आप को 2 दिन से रूम में क्यों बंद करके रखा है? आपको वह आपकी पेंटिंग वाली लड़की मिल गई? अगर मिल गई है तो भाई आप उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? आपने उसे भी 2 दिन से रूम में बंद करके रखा है। क्या वह ठीक है? मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। बंदिश का चेहरा कठोर हो जाता है। वह दक्ष की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो और हाँ, जल्दी से डॉक्टर अनिल गुप्ता को यहाँ बुलाओ। यह सुनकर दक्ष और शेर खान डर जाते हैं और बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, आपको क्या हुआ है? तभी बंदिश दक्ष की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो डॉक्टर गुप्ता ही दे सकते हैं। यह सुनकर दक्ष और शेर खान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी डॉक्टर गुप्ता को वहां आने के लिए कहता है। तभी बंदिश दक्ष की तरफ देखकर, तुम अभी आए हो तो जाओ रूम में फ्रेश हो जाओ, उसके बाद डिनर कर लेना। यह सुनकर दक्ष कहता है, भाई मुझे आपके साथ डिनर करना है, और अगर आप डिनर करने के लिए नीचे नहीं आए तो मैं भी डिनर नहीं करूँगा। यह कहकर दक्ष वहाँ से चला जाता है और बंदिश खड़ा होकर बस दक्ष की तरफ देखता रहता है, क्योंकि वह जानता था कि उसका भाई बहुत ज़्यादा जिद्दी है और वह वही करता है जो कहता है। मजबूरन बंदिश उससे कहता है, ठीक है तुम जल्दी फ्रेश होकर आओ, तब तक मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। खाने के बाद बंदिश अपने रूम में चला जाता है। उनके जाने के बाद शेर खान चैन की सांस लेता है और वह अपने मन में कहता है, चलो दक्ष बाबा को यहाँ बुलाने का आइडिया काम आया। यह कहने के बाद शेर खान अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसने भी इतने वक्त से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ कॉफ़ी पीकर ही अपना काम कर रहा था। इधर महक के घर पर सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों को यह नहीं पता चल पाया था कि महक को किसने उठाया है, और वह सब अब तक सिर्फ उसी को ही ढूंढ रहे थे। इसलिए घर में सिर्फ दादी, महक की माँ और चाची थी। बाकी सब महक को ढूंढने के लिए बाहर ही घूम रहे थे। और इधर अमन और करण कमिश्नर के साथ ही थे, पता लगा रहे थे कि कौन है जिसने महक को किडनैप किया है। उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि वह कोई आम इंसान नहीं है जिसने भी महक को उठाया है, क्योंकि वह अब तक उस तक नहीं पहुंच पाए थे, जिस वजह से वह और ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन सब की भी इस शहर में काफ़ी पहचान थी और ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें नहीं जानता था। दादाजी के नाम से ही डरता था, लेकिन इतनी जान पहचान और डर होने के बाद मैक तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसलिए अमन और करण अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके थे। महक के पापा भी उसके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी देर घर चलो, तुम लोग भी 2 दिन से ऐसे ही घूम रहे हो और ऐसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, महक का पता चल जाएगा। फिर वह कमिश्नर की तरफ देखकर कहते हैं, आप अपनी पूरी टीम को बताइए और कॉलेज से लेकर हाईवे पर जितने भी कैमरे हैं सब में चेक कीजिए, किसी में तो उस इंसान का चेहरा दिखाई दे रहा होगा जिससे हम पहुंच पाएंगे। सुनकर कमिश्नर चुप हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा अंदाजा तो हो चुका था कि ये किसका काम हो सकता है, लेकिन वो अभी इनके सबके सामने उसका नाम नहीं लेना चाहते थे। अगर उसका नाम उनके सामने आ गया तो ये लोग और ज़्यादा डर जाएंगे, क्योंकि उसे सिर्फ डेविल ही कहते थे और सब जानते थे कि उसके अंदर कोई दया नहीं है
और वह किसी से नहीं डरता। बस उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने महक को क्यों उठाया है, क्योंकि जितना वह महक को जानते थे उससे उन्हें इतना तो पता था कि वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। वह एक सीधी सादी और बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन वह ये सारी बातें सिर्फ अपने मन में ही कह रहे थे, उनसे कुछ भी नहीं कह पाए। तभी उन्हें महक के पापा की आवाज़ आती है, जो उनसे कह रहे थे, आप वह सारे फुटेज और हमारे पास भेज दीजिए, हम खुद उन्हें देखेंगे। क्या पता हम उस इंसान को पहचान जाएं कि वह कौन है। यह सुनकर कमिश्नर को कुछ समझ में नहीं आता कि वह तभी करण कमिश्नर की तरफ देखकर कहता है, कल आप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तभी कमिश्नर करण की तरफ देखकर कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं अभी अपनी टीम को बोलता हूँ, वह सारे फुटेज निकलवाएंगे और हमारे पास भेजेंगे। मैं खुद उन्हें चेक करूँगा। तभी अमन कमिश्नर की तरफ देखकर कहता है, नहीं अंकल, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें हमारे पास भेज देना, हम खुद चेक कर लेंगे। यह सुनकर कमिश्नर कहते हैं, लेकिन बेटा क्या पता तुम उन्हें नहीं पहचान पाओ, मैं उन्हें पहचान जाऊंगा। तो पापा कहते हैं, ठीक है, हमारे साथ घर चलिए, अभी थोड़ा फ्रेश होकर कुछ खा लीजिएगा, उसके बाद साथ में वही सब फोटोज देखना और उसके बाद तय करते हैं कि हमें क्या करना है। यह सुनकर कमिश्नर के पास अब कोई रास्ता नहीं था और यह सुनकर वो हाँ कर देते हैं और उनके घर चले जाते हैं। इधर घर पर सब औरतें काफ़ी परेशान थीं और ज्योति का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह बार बार यही कह रही थी कि आखिर हमारी महक को कौन लेकर गया है। वह तो किसी से ऊंची भी आवाज़ में बात भी नहीं करती। तभी दादी जी कहती हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बच्ची पिछले 2 साल से कितनी परेशान थी, अब उसने 6 महीने से तो अपने आप को संभाला है, खुद को काम करने के लिए तैयार किया है। वह बड़ी मुश्किल से तो मुस्कुराना शुरू किया था उसने। पता नहीं अब हमारी बच्ची को किसकी नज़र लग गई है। तभी उन्हें महक की माँ की रोने की आवाज़ आती है, जो मंदिर के सामने बैठकर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। यह देखकर दादी जी उनके पास जाती हैं और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, तो तुम चिंता मत करो, हमारी महक किसी का बुरा नहीं करती, तो उसके साथ भी बुरा नहीं होगा। यह सुनकर महक की माँ दादी माँ की तरफ देखकर कहती है, नहीं माँ, हमारी महक के साथ हमेशा गलत होता है। पिछले 2 सालों से मेरी बेटी कैसे जी रही थी, आप अच्छी तरह जानती हैं। आप जानती हैं बाबूजी उन्हें कितनी मुश्किल से वापस लेकर आए थे, नहीं तो हमारी बच्ची ने जीना ही छोड़ दिया था। आलोक उसकी जिंदगी से गया, उसने जैसे खुलकर जीना ही छोड़ दिया है। वह हमें दिखाने के लिए खुश रहती है, सबके साथ हंसती खेलती है, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी बच्ची अंदर अभी भी आलू को खोने का गम छुपा हुआ है, जो वो हम सबसे छुपाती है। यह सुनकर दादी जी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, क्या पता भगवान ने हमारी बच्ची की किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हमारे बच्चे के साथ बुरा हो, तो तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और मुझे मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, हमारी बच्ची जल्दी हमें मिल जाएगी। यह सुनकर महक की माँ थोड़ी सी शांत हो जाती हैं। अभी महक की चाची भी उनके पास आकर कहती हैं, दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा और आप आराम कीजिए, खाना मैं तैयार करवा देती हूँ, आप आराम कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर दादी जी हाँ कहती हैं, बहू तुम ठीक कह रही हो, तुम एक काम करो, अपने हिसाब से कहकर सारा खाना बनवा लो और तुम दोनों भी यहीं बैठ जाओ, क्या पता कोई घर आ जाए तो हमें अच्छी खबर मिल जाए। और 2 दिन से किसी ने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है, सबको भूख लगी होगी और वैसे भी खाना खाना जरूरी है, और अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। इधर दादाजी सोफे पर बैठकर अपना फोन हाथ में लेकर अमन को फोन मिलाते हैं, लेकिन तभी उन्हें घर के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। दरवाजे की तरफ देखते हैं, सब घर के अंदर आ रहे थे। तब उन्हें आशा भरी नज़रों से देखते हैं। तभी महक के पापा की नज़र अपनी पत्नी पर जाती है और वह उनके पास आकर कहते हैं, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। अगर महक वापस आएगी और तुम्हें ऐसी हालत में देखेगी तो सोचो उस पर क्या बीतेगी। और तुम अच्छी तरह जानती हो हमारी महक इतनी कमज़ोर नहीं है, वह जहाँ भी होगी सही सलामत होगी, उसे अपना ख्याल रखना अच्छी तरह से आता है। यह सुनकर महक की माँ उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, तो आप इतने परेशान क्यों हो, क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप कितने परेशान हैं। तभी अमन अपनी माँ के पास आता है और उन्हें गले लगाकर कहता है, माँ मेरा यकीन कीजिए, हम महक को ढूंढ लेंगे, हम महक को कुछ नहीं होने देंगे। तभी अमन की माँ कहती है, करण कहाँ है। यह सुनकर अमन कहता है, वह भी पीछे कमिश्नर अंकल के साथ आ रहे हैं।
वह कुछ बातें कर रहे थे इसलिए पीछे रह गए हैं। उसकी माँ हाँ में अपना सिर हिलाती है। तभी अमन के पापा अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, कुछ खाने को लगवा दो, क्योंकि हम सभी बहुत ज्यादा भूखे हैं। उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे। कमिश्नर को भी यही बुला लिया है, क्योंकि वह भी कल से हमारे साथ ही घूम रहे हैं। यह सुनकर महक की दादी कहती हैं, हाँ मैंने पहले ही तुम सबके लिए खाना बनवा दिया है। तुम सब जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, खाना लग जाएगा। तभी अमन अपनी दादी के पास आकर कहता है, दादी आप सबको भी हमारे साथ ही खाना खाना है। बिना खाना खाए हम उसको नहीं ढूंढ पाएंगे। आप अच्छी तरह से जानती हैं, अगर आपने और दादाजी ने टाइम से खाना नहीं खाया तो आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी और फिर हम महक को ढूंढने में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमें आप दोनों के पास रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि कोई भी बिना खाना खाए नहीं रहेगा। सबको खाना खाना है, इसका जितना मन हो। प्लीज थोड़ा सा कुछ खाना खा लीजिए। यह कहकर वह अपने रूम में चला जाता है और पीछे से करण और कमिश्नर भी आ जाते हैं। करण कमिश्नर अंकल को एक रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें फ्रेश होने के लिए कहते हैं और उसके बाद वह भी अपने रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद वह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे खाना खाने के लिए। तो किसी का भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी में थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। लिविंग रूम में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं और दादाजी कमिश्नर की तरफ देखकर कहते हैं, क्या तुम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि वो लोग कौन थे? यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं और फिर दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, अंकल मैं हर कोशिश कर ली, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पा रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। सब जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी वहां से निकल भी गए हैं। और एक बात और, कि उन्होंने किसी को भी ऐसी जगह पर गोली नहीं मारी जिससे उसकी जान को खतरा हो। उन सबको थोड़े ट्रीटमेंट के बाद वह सब ठीक हो गए। इसका मतलब यही था कि वह उन सबको बस रोकने के लिए ही गोली चलाई थी। तभी दादाजी कुछ याद करके कहते हैं, अगर ये इंसान वही है जो हॉस्पिटल में ढूंढते हुए महक को आया था, तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। वह काफी हैंडसम लड़का था और लंबा चौड़ा लड़का था, पर उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा लगाया हुआ था और उसकी प्रेजेंट काफी डरावनी थी और उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। अगर वही महक को लेकर गया है तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हम में से उसी को किसी ने भी पहले यहाँ नहीं देखा है। तभी अमन ने अपने दादाजी के सामने आकर बैठा और कहता है, दादाजी कोई भी हो, है तो वो इंसान ही ना, हम उसे ढूंढ लेंगे। आप चिंता मत कीजिए और आप और दादी जाकर आराम कीजिए। अगर आप ज़्यादा देर तक यहाँ बैठोगे तो आप दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर वो ज्योति को इशारा करता है कि वो दादाजी दादी जी को उनके कमरे में छोड़ दे। यह सुनकर ज्योति जल्दी से खड़ी होती है और दादा दादी जी को लेकर उनके रूम में चली जाती है और उन्हें बेड पर लिटाकर दादी जी की मेडिसिन उन्हें देती है और उन्हें आराम करने के लिए कहती है। यहाँ लिविंग रूम में अमन सबको स्टडी रूम में चलने के लिए कहता है। तभी कमिश्नर अंकल, अमन के पापा, अमन, करण और अमन के चाचा सब स्टडी रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास वह सीसीटीवी फुटेज जा चुकी थी। वह देखनी थी और आपस में कुछ प्लान डिस्कस करना था। अपनी माँ को सबके लिए कॉफी बनाने का कहकर स्टडी रूम में चला जाता है। वहां जाकर वह एक पेन ड्राइव वहां लगी एलसीडी में लगा देता है, ताकि सब आराम से बैठकर देख सकें। सबसे पहले सीसीटीवी उनके हॉस्पिटल की थी। वह सब ध्यान से देखते हैं कि गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। उसमें से हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जिसकी उम्र यही 27-28 साल की होगी और वह दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था और उसने अपनी आंखों पर ब्लैक कलर के गॉगल्स लगाए हुए थे। तभी वह देखता है कि उसके साथ एक आदमी और निकलता है और कुछ बॉडीगार्ड भी बाहर आते हैं। अस्पताल के अंदर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि पहले वह रिसेप्शन पर महक के बारे में पूछते हैं। महक के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ नहीं मिलती है तो वह दादाजी के केबिन में जाते हैं, लेकिन दादाजी के केबिन में वह लड़का नहीं गया था, उसके साथ वाला इंसान गया था और वह महक के बारे में पूछता है और सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। क्या कहकर महक के बारे में पूछा था? दादाजी को लगा कि किसी पेशेंट को महक की ज़रूरत है, इसलिए दादाजी ने महक का पता उन्हें बता दिया। देखते हैं कि वह वापस जाते हैं तो कितने गुस्से में होता है और उसके सामने जो भी आ रहा था वह उसे धक्के मारकर जल्दी से अपनी गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां से निकल जाता है। इन समय कोई भी कमिश्नर की तरफ नहीं देखता है, जिनका चेहरा बुरी तरह से हैरान नजर आ रहा था और वह अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे थे, लेकिन अब तक किसी की भी नज़र उन पर नहीं गई थी। तभी अमन की आवाज़ उनके पास आती है,
जो उनसे कह रहा था कि आप इसे जानते हैं। यह कहने के बाद अमन कमिश्नर अंकल की तरफ देखता है तो उसे कमिश्नर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ नजर आता है और वह ध्यान से कमिश्नर अंकल की तरफ देखकर कहता है, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने इनको पहचान लिया है। यह सुनकर सब कमिश्नर अंकल की तरफ देखते हैं तो कमिश्नर थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहते हैं, हाँ मैं इन्हें पहचानता हूँ और अब तक मुझे सिर्फ शक था कि मैंने उनके ही गार्डों को देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि हाँ ये सही है। तभी अमन बोलता है, आप किसकी बात कर रहे हैं अंकल, साफ साफ बताइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सुनकर कमिश्नर कहते हैं, ये मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और एक खतरनाक डेविल हैं। इन्हें सब डेविल के नाम से ही जानते हैं और इनका नाम है बंदिश चौहान। बंदिश चौहान का नाम सुनते ही वहां पर खड़ा हर सदस्य हैरान हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ बंदिश के बारे में सिर्फ सुना था, कभी भी उन लोगों ने उसे नहीं देखा था। वह लोग यह भी जानते हैं कि वह बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसका सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन है, इसीलिए बंदिश बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सुनकर कि यह बंदिश चौहान है, करण को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि बंदिश के चंगुल से महक को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। तभी अमन कहता है, लेकिन ये तो मुंबई में है और बाहर की कंट्रीज में बिजनेस करता है, ये यहाँ दिल्ली क्यों आया है और वह भी हमारी महक को ले जाने के लिए। हमारी महक से क्या दुश्मनी है और ये महक से कब मिला। सारी बातें वहां पर बैठा हर इंसान सोच रहा था, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि महक तो कभी मुंबई में गई भी नहीं थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी मुलाकात बंदे से हो गई हो और उसने उन्हें किसी तरह से नाराज कर दिया हो। यही सब बातें उन सबको परेशान कर रही थी। तभी अमन अपने होश में वापस आता है और कमिश्नर की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली में। कमिश्नर कहता है, उसका यहाँ भी एक बिजनेस है और वह कनॉट प्लेस में है जिसे यहाँ उसका एक आदमी संभाल रहा था। सुना है पिछले कुछ दिनों से उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से बंदिश को यहाँ पर आना था, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आता है कि वह महक तक कैसे पहुँचा है। तभी अमन कहता है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ रहता है और उसका घर कहाँ है? क्या पता लगाया जा सकता है? यह सुनकर कमिश्नर कहता है, हाँ मुझे कल तक का टाइम दो, मैं ये सब पता करके बताता हूँ। अगर वह अभी दिल्ली में ही होगा तो हम उस तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हम उसके घर के अंदर जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और कोई भी आसानी से उसके घर में नहीं जा सकता। सुनकर अमन और करण दोनों कहते हैं, वह इतनी आसानी से हमारे घर में घुसकर हमारी बहन को ले गया और हम उसके घर तक नहीं जा सकते। जानते आप, फिर हम देखते हैं हमें करना क्या है। यह सुनकर वो थोड़े डर जाते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से उन्हें पता था कि कोई भी जबरदस्ती बंदिश के घर में नहीं घुस सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वह अमन और करण का भी गुस्सा अच्छी तरह से समझ रहे थे क्योंकि महक उनकी जान है। महक के बिना तो घर में कोई ढंग से जी भी नहीं पा रहा था। जब महक कुछ महीनों के लिए गायब हो गई थी तो सबका क्या हाल हो गया था, उसने अपनी आंखों से देखा था। यही सब बातें कमिश्नर अपने मन में सोच रहे थे। तभी अमन के पापा की आवाज आती है जो सबसे कह रहे थे कि कल तक कमिश्नर हमें उसका एड्रेस बता देगा तो अभी पूरी रात जागने का कोई फायदा नहीं है। सब अपने अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, हमें पता नहीं कल का दिन कैसा होगा। थोड़ी देर आराम करो, मैं नहीं चाहता कि किसी की भी तबीयत खराब हो। यह सुनकर सब उनकी बात मान जाते हैं। वैसे भी रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब अपने रूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। फार्म हाउस में बंदिश अपना रूम से अपना लोअर और शर्ट पहनकर बाहर आने लगता है, लेकिन फिर मुड़कर महक की तरफ देखता है जो अभी तक वैसे ही लेटी हुई थी। तभी वह महक के पास जाता है और उसे अच्छे से चादर से कवर कर देता है क्योंकि महक ने अभी भी सिर्फ बंदिश की एक शर्ट पहनी हुई थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी महक को ऐसी हालत में देखे। वो जानता था कि कोई उसके रूम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह जाकर मैक को अच्छी तरह से कवर कर देता है और उसके सिर पर हाथ फेरता है और ध्यान से मैक के चेहरे की तरफ देखता है। तभी उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है तो जाकर दरवाजा खोलता है तो उसे दक्ष दिखाई देता है जो उसे कह रहा था कि भाई आप अब तक नहीं आए, मैं कब से आपका नीचे इंतजार कर रहा हूँ। तभी वह उसे हाथ से बाहर जाने के लिए कहता है और वह रूम का दरवाजा बंद करके उसके साथ नीचे आ जाता है। जब वह नीचे आकर देखता है तो शेर खान भी उसे वहीं नजर आता है और वह भी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। बंदिश अच्छी तरह से जानता था कि कितने टाइम से शेर खान ने भी कुछ नहीं खाया होगा,
इसलिए वह शेर खान की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम आराम से अपना खाना खाया करो। ऐसे तुम भूखे रहोगे तो काम कैसे संभालोगे? ये मत सोचना कि मैं 2 दिन से रूम से बाहर नहीं आया हूँ तो ध्यान बाकी चीजों पर नहीं है मेरा। ध्यान हर तरफ है। मुझे हर एक की डिटेल चाहिए। फिर वह दक्ष की तरफ देखकर कहता है, और तुम यहाँ क्यों आए? और तुम्हारी जरूरत वहाँ ज्यादा थी। तभी दक्ष कहता है, भाई चिंता मत कीजिए, वहाँ सब कुछ सेफ है और मैं हर वक्त राजन से कांटेक्ट में रहता हूँ और मैं अनिल को भी वहीं छोड़कर आया हूँ। यह सुनकर बंदिश थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि उसे अनिल की सिक्योरिटी पर पूरा भरोसा था। तभी वह दक्ष की तरफ देखकर कहता है, लेकिन तुम यहाँ आए क्यों हो? तो दक्ष अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भाई आपको नहीं लगता आपको यह सवाल मुझसे नहीं करना चाहिए? आप पिछले 2 दिन से कमरे में बंद हो, एक बार भी बाहर नहीं आए हो। तो इसमें शेर खान बहुत ज्यादा डर गया था और वह जानता था कि वह आपको बाहर नहीं बुला सकता क्योंकि वह आपके गुस्से से डरता है। इसलिए उसने मुझे बताया तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं यहाँ आ गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप 2 दिन से उस रूम में क्या कर रहे थे? और वह लड़की जिसे आप लेकर आए हैं वह भी 2 दिन से रूम में बंद है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको उसे बाहर निकालना चाहिए? ऐसे में उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। यह सुनकर बंदिश को अभी गुस्सा आता है और वह कहता है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? मैं उसे एक बार उसे बाहर निकाला तो वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगी और मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। अब उसे सिर्फ मेरे साथ रहना है। तभी दक्ष बंदिश की तरफ देखकर कहता है, भाई आपकी एलर्जी उसका क्या हुआ? क्या उस लड़की के करीब जाने से आपको एलर्जी नहीं हुई? यह सुनकर बंदिश कहता है, नहीं, और मेरे लिए यही एक शॉकिंग बात है। इसलिए मैंने शेर खान को डॉक्टर गुप्ता को यहाँ बुलाने के लिए कहा था। तभी शेर खान कहता है, मैंने उसे बुला दिया है, वह अभी मुंबई में है और आने में थोड़ा टाइम लगेगा, सुबह तक आ जाएगा। यह सुनकर बंदिश कहता है, अब तो डॉक्टर गुप्ता के आने के बाद ही पता चलेगा कि उसके करीब जाने से मुझे एलर्जी क्यों नहीं हुई। यह सुनकर दक्ष कहता है, वह सब तो ठीक है भाई, पहले खाना खाएं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। यह सुनकर बंदिश खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी दक्ष कहता है, क्या आपने उन्हें खाना खिला दिया? यह सुनकर बंदिश कहता है, हाँ, थोड़ा बहुत जबरदस्ती खिला दिया था और अब बस हो रही है। यह सुनकर दक्ष और शेरखान दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बंदिश का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था कि वह किसी को जबरदस्ती खाना खिलाए। लेकिन वह अपनी हैरानी बंदिश के सामने नहीं आने देते। वह दोनों एकदम खामोश हो जाते हैं। तभी खाना खाने के बाद दक्ष बंदिश से कहता है, भाई आपने सोचा है जब उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे तो क्या होगा? मैंने पता किया है कि उसकी फैमिली भी अच्छी रेपुटेटेड फैमिली है। उनकी भी यहाँ दिल्ली में अच्छी चलती है और मैंने यह भी सुना है वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वह कभी भी अपने आप से उसे दूर नहीं जाने देते और आप तो उसे यहाँ उठाकर जबरदस्ती ले आए हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या जवाब देंगे जब वह आपसे पूछेंगे कि महक ने आपका क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर बंदिश चुप होकर दक्ष की तरफ देखता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें क्या कहूँगा और क्या नहीं कहूँगा, लेकिन अगर उन लोगों ने इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर तो अब दक्ष और शेर खान भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एक न एक दिन वह लोग महक को ढूंढते हुए वहां तक आ जाएंगे। और जब क्या होगा अगर बंदिश ने उन सबको नुकसान पहुंचा दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। दक्ष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने भाई को कैसे समझाए कि वह किसी भी लड़की को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकता। तभी दक्ष हिम्मत करके अपने भाई से कहता है, भाई क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? क्या उनसे प्यार करते हैं? यह सुनकर बंदिश हैरान हो जाता है और दक्ष की तरफ देखकर कहता है, मैंने कब कहा कि मैं महक से प्यार करता हूँ? यह सुनकर तो दक्ष का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वह कहता है, आप उसे प्यार नहीं करते, पसंद नहीं करते तो आप उसे उठाकर यहाँ क्यों लेकर आए हो? बंदिश कहता है, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी बेचैनी खत्म हो जाती है और बस मेरा मन करता है कि वह मेरे सामने रहे और मैं उसे देखता रहूं। यह सुनकर दक्ष कहता है, भाई इसे प्यार कहते हैं। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो उससे शादी कर लीजिए। ऐसे बिना शादी के किसी लड़की को अपने करीब और अपने पास रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो उसके घर वाले भी उसे यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे और आपको उनके साथ कुछ करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आपने उनके घर वालों के साथ कुछ किया तो वह हमेशा आपसे नफरत करेगी, कभी भी आपके करीब नहीं आएगी। यह सुनकर बंदिश सोच में पड़ जाता है
क्योंकि उसने तो इतना कुछ सोचा ही नहीं था। उसे तो बस महक अपने पास चाहिए थी। उसे तो अपने दिल की बेचैनी का इलाज करना था, और जो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। लेकिन इतना तो वह जानता था कि वह महक को अपने पास से अब कहीं भी नहीं जाने देगा। वह पहली बार किसी लड़की के कितना करीब आया था, और अब वह किसी भी हालत में उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा, चाहे उसके परिवार वाले ही क्यों ना हो। यह सुनकर बंदिश कहता है, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, बस मैं इतना जानता हूँ कि वह मेरे पास रहेगी। मैं उसे अपने से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर दक्ष और शेर खान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बंदिश को कैसे समझाएं। तभी उन्हें ऊपर दरवाजा बजाने की आवाज आती है, तो सब ऊपर की ओर देखने लगते हैं। तो सब समझ जाते हैं कि शायद महक उठ चुकी है और वह दरवाजा बजा रही है। यह महसूस होते ही बंदिश जल्दी से अपनी चेयर से खड़ा होता है और जल्दी से ऊपर की तरफ भागता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर ज़्यादा देर तक वह ऐसे दरवाजा बजाती रही तो उसे चोट भी लग सकती है। वह पहले उसके पैरों में चोट लगी हुई है। यही याद आते ही वह जल्दी से भागता है और एक चाबी से दरवाजा खोलता है। जैसे ही बंदिश दरवाजा खोलता है, महक वैसे ही बाहर जाने लगती है और कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन बंदिश महक को वापस रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर बिठा देता है, और खुद महक के पास बैठकर कहता है, मैं तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं मेरे साथ रहना होगा। यह सुनकर महक रोने लगती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी बंदिश कहता है, तो मैंने कब कहा तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहोगी, और अगर तुमने दोबारा से यहाँ से जाने के बारे में सोचा या फिर भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने परिवार वालों के लिए यहाँ से भागना चाहती हो, मैं उन्हें ही खत्म कर दूंगा। महक और भी बुरी तरह से डर जाती है और जोर से रोने लगती है और अपने घुटनों पर अपना चेहरा छुपा लेती है, जिससे उसके पूरे पैर और भी ज्यादा दिखने लगते हैं। महक के पैरों को देखते हुए बंदिश का गला सूख रहा था, लेकिन वह फिर भी महक से अपनी नजरें नहीं हटा रहा था, क्योंकि वह महक को लगातार देखना चाहता था। वह बस महक के पास रहना चाहता था। उसकी खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह बस हर पल उसे अपने पास ही रखना चाहता था। महक को कहता है, तुम्हें खाना खाना है, लेकिन महक कोई जवाब नहीं देती। महक को कोई जवाब ना देता देखकर वह महक की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं, मैंने जैसे तुम्हें सुबह खाना खिलाया था वैसे ही तुम्हें अभी भी जबरदस्ती खिला सकता हूँ। यह सुनकर महक बंदिश की तरफ देखती है और वापस से अपनी नजरें हटा लेती है, क्योंकि वह बंदिश की नजरों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाती। जल्दी से अपनी नजरें हटा लेती है। यह देखकर बंदिश कहता है, क्या बात है, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं हो, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ। यह सुनकर भी महक कोई जवाब नहीं देती। वो बस रोती रहती है और रोती रोती दोबारा से सो जाती है। बंदिश जब महक की तरफ देखता है तो वह देखता है कि महक सो चुकी है। तो वह अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है, ये लड़की कितना रोती है, जब देखो जब रोते हुए सो जाती है। ये कहने के बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, तो वह समझ जाता है कि दक्ष होगा। वह जाकर देखता है तो दरवाजे पर दक्ष ही खड़ा था, जो कह रहा था, भाई क्या हुआ है। बंदिश कहता है, कुछ नहीं हुआ है, वह दोबारा सो चुकी है, चलो नीचे चलते हैं। और वह दोबारा से दरवाजा लॉक करके नीचे आ जाता है और उसके साथ डाइनिंग टेबल पर जाता है और थोड़ा बहुत खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो दक्ष की तरफ देखकर कहता है, चिराग की कोई खबर मिली। यह सुनकर शेर खान और दक्ष दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी कहता है, क्या हुआ। दक्ष कहता है, भाई हमने तो आपको कुछ नहीं बताया, तो आपको ये सब कैसे पता चला। ये सुनकर बंदिश कहता है, तुम लोगों का दिमाग कहाँ है, अगर मैं इतनी भी खबर नहीं रखूंगा तो कि मेरा आदमी कौन सा कहाँ गया है और उसके साथ क्या हो रहा है, तो मुझे मेरे ख्याल से मेरी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और मुझे मेरे नाम से भी डेविल हटा लेना चाहिए। यह सुनकर वह दोनों चुप हो जाते हैं। तभी बंदिश कहता है, मुझे तुम दोनों से पहले ही पता चल चुका था और मैंने उसे ढूंढने के लिए आदमी भी लगा दिए थे। तभी मुझे यह भी पता चला कि तुम दोनों ने भी उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा दिए हैं, और तुम दोनों ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या इस बात का तुम्हारे पास कोई जवाब है। यह सुनकर वह दोनों चुप हो जाते हैं। तभी बंदिश कहता है, तो क्या तुम्हें कोई खबर मिली। यह सुनकर दक्ष कहता है, भाई मुझे लगता है ये सब उस लियोन का काम है, क्योंकि उसने ही कंपनी में वह गड़बड़ी जानबूझकर करवाई थी, ताकि हमें से वहां कोई जाए और वो उसके साथ कुछ कर सके। मेरे ख्याल से उसका टारगेट आप थे, वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था। यह सुनकर बंदिश कहता है, पता लगाओ वह किसके कहने पर यह सब कर रहा है,
क्योंकि उसमें अकेले में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरा सामना कर सके। जरूर उसने किसी से हाथ मिलाया है या वह किसी के दबाव में आकर वह सब कर रहा है। और किसी भी तरह से चिराग का पता लगाने की कोशिश करो, तभी शेर खान के पास एक फोन आता है। वह जल्दी से अपना फोन उठाता है तो वह फोन उसके आदमी का ही होता है जो ऑस्ट्रेलिया से कर रहा था। शेर खान जल्दी से फोन उठाकर हेलो करता है तो उधर से आवाज आती है, सर चिराग सर का पता चल चुका है। उन्हें एक फैक्ट्री में बंद किया गया है और उस फैक्ट्री के चारों तरफ बहुत ज्यादा पहरा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वहां पर हथियारों का इलीगल काम हो रहा था और शायद चिराग सर उसी का पता लगाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्हें यहीं पर बंद कर दिया गया है। मैं भी फैक्ट्री के अंदर नहीं हूँ, मैं भी किसी तरह बाहर से ही ये सब पता किया है। यह सुनकर शेर खान थोड़ी देर चुप होता है और उससे कहता है। वह 2 मिनट में उसे फोन करता है और फिर वह बंदिश और दक्ष की तरफ आकर उन्हें वह सब बताता है जो उसके आदमी ने उसे बताया था। ये सारी बातें सुनकर दक्ष थोड़ी देर चुप रहता है और फिर शेर खान की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से जेम्स को फोन करो और उसे सब कुछ समझाओ। फिर कहता है, नहीं, तुम फोन मिलाकर मुझे दो। तभी शेर खान अपना फोन निकालकर मिस्टर जेम्स को फोन मिलाता है तो उधर से मिस्टर जेम्स 2 ही रिंग में फोन उठाकर कहते हैं और शेर खान से कहते हैं, क्या बात है शेर खान, आप इतने टाइम बाद हमारे पास फोन किया है। लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहे हैं। और बॉस कहते हैं, और काफी वक्त से वह यहाँ पर नहीं आए हैं। तभी शेर खान कहता है, जेम्स बॉस यहीं है और वह तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए थोड़े सीरियस हो जाओ। यह सुनकर जेम्स के तो हाथ पैर ही कांपने लगते हैं और वह कहते हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तभी उसे बंदिश की आवाज आती है जो काफी डरावनी थी। वह कहता है, क्या हम काम की बात कर सकते हैं। यह सुनकर जेम्स कहता है, यस बॉस, क्योंकि शेर खान ने फोन स्पीकर पर कर दिया हुआ था। सारी बातें सबको सुनाई दे रही थी। सारी बातें सुनकर बंदिश का पारा हाई हो जाता है क्योंकि उसे काम के वक्त फालतू की बातें करना अच्छा नहीं लगता था और ये बात सब लोग जानते थे। इसलिए जेम्स बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, यस बॉस कहिए, आपने मुझे कैसे याद किया। यह सुनकर बंदिश जेम्स से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। चिराग वहां पर गया है और वह फैक्ट्री देखने गया था क्योंकि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वह अब तक फैक्ट्री से वापस नहीं आया है। तुम जाकर देखो वहां क्या हुआ है, और अगर तुम्हें लगे वहां पर कुछ गड़बड़ है तो तुम्हें पूरी छूट है, तुम कितने भी आदमी लेकर जाकर वहां कुछ भी कर सकते हो। बस मुझे चिराग सही सलामत चाहिए। वह मुझे बंदी चाहिए जिसने भी ये सब किया है। उसे वहीं उस फैक्ट्री में बंद करना, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके साथ क्या करना है। यह सुनकर जेम्स हाँ कहता है और उन्हें जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए कहता है और अपना फोन रख देता है। इधर बंदिश शेर खान की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है लियोन किससे मिला हुआ है और किसके कहने पर यह सब कर रहा है। बंदिश की बात सुनकर शेर खान कहता है, मुझे तो ठाकुर का ही काम लगता है, क्योंकि वह भी अपने हाथ अब डार्क साइड में फंसा रहा है और उसके लिए उसे सबसे पहले हमारे आदमियों को अपनी तरफ करना होगा और जो उसकी बात में आ जाएगा वह उसकी तरफ हो जाएगा। अपने आदमियों से पता लगवाया है, उसने कई देशों में जाकर अपना बिजनेस शुरू किया है ताकि वह आपकी पावर को कम कर सके और आपके बराबर खड़ा हो सके, क्योंकि जब 2 साल पहले उसने वह सब किया था फिर भी आप सही सलामत खड़े हो गए और पूरे अंडरवर्ल्ड को हैंडल कर रहे हो। यह बात उसे सहन नहीं हो रही है, इसलिए वह ऐसे रास्ते अपना रहा है। वह हमारे आदमियों तक पहुंचकर उन्हें अपनी तरफ कर रहा है। मुझे यह भी पता चला है कि उसने जेम्स को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की थी, लेकिन जेम्स साफ शब्दों में उसे कहा, केवल मर जाएगा लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से लियोन पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते थे और हमारा विश्वास सही भी हुआ। आखिर लियोन ने ही हमसे गद्दारी की। उसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए कि हम में से कोई वहां पर जाए और वह उसके साथ वह सब करे। बस हमें यह देखना है कि चिराग किस हालत में होगा। यह सुनकर बंदिश की मुठ्ठियां गुस्से से बंद हो जाती हैं और वह शेर खान की तरफ देखकर कहता है, सुबह तक इंतजार करो, अगर जेम्स कुछ नहीं कर पाता है तो हमें उनसे संपर्क करना पड़ेगा और तुम जानते हो उनके तरीके कैसे होते हैं। फिर हम लियोन और उसके साथियों को नहीं बचा पाएंगे। अगर इन सबके पीछे लियोन है तो उसे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि उसके साथ कुत्ते तक याद रखेंगे कि डेविल के साथ गद्दारी करने का नतीजा क्या होता है। थोड़े दिन अगर डेविल खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी को उसका डर नहीं समझना चाहिए। उन्हें क्या लगता है कि अगर मैं इतने टाइम से चुप बैठा हूँ और अंडरवर्ल्ड में नहीं जा रहा हूँ तो उनको क्या लगता है यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता।
मुझे एक एक बात की खबर है और जिस दिन मैं वहां जाऊंगा सबसे पहले मैं इन लोगों का सफाया करूंगा जिन लोगों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। यह सुनकर दक्ष और शेर खान डर जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जिस दिन बंदिश अपने डेविल रूप में आ गया उस दिन कोई भी नहीं बच पाएगा। वह सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दक्ष बंदिश के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, भाई चिराग को तो हम किसी भी हालत में बचा लेंगे, बस मुझे आपसे यह जानना है कि अगर महक के घर वाले यहाँ आएंगे तो आप क्या करेंगे। यह सुनकर बंदिश जहरीली नजरों से दक्ष की तरफ देखता है और उससे कहता है, चाहे कोई भी आ जाए मैं उसे यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। दक्ष अपने भाई की ऐसी खतरनाक नजरों को देखकर डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, भाई मैं तो ऐसे ही मजाक में आपसे पूछ रहा था, आप तो सीरियस ही हो गए। आपको जो करना है वह आप करिए, मैं तो बस यहाँ आराम करने के लिए आया था। मैं अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ। यह कहने के बाद दक्ष वहां से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह वहां पर कभी था ही नहीं। शेर खान दक्ष को ऐसे जाता हुआ देखकर दंग रह जाता है क्योंकि जब दक्ष आया था तो काफी शेर खान बनकर आया था और गुस्से में कह रहा था कि वह अपने भाई से सवाल जवाब करेगा, लेकिन बंदिश की एक नजर पड़ते ही वह यहाँ से भाग खड़ा हुआ। यही सब देखकर शेर खान को हंसी आ रही थी, लेकिन वह अपनी हंसी अपने मन में ही दबाता है क्योंकि बंदिश अभी भी वहीं खड़ा था और उस तरफ ही देख रहा था जहाँ पर दक्ष गया था। दक्ष को ऐसे जाते हुए देखकर बंदिश का गुस्सा भाग जाता है। उसे अपने भाई की ऐसी बच्चों जैसी हरकतें हमेशा ही बचकानी लगती थी और वह अपने मन ही मन कहता है, पता नहीं यह कब बड़ा होगा, हमेशा दिखता तो ऐसे है जैसे मेरा भी बाप बन गया है, लेकिन एक बार जोर से बोलो तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। ये सब सोचने के बाद वह शेर खान की तरफ देखता है और उससे कहता है, इसे क्या जरूरत थी यहाँ बुलाने की, क्या यहाँ पर और मुसीबतें कम है जो तुमने इसे और बुला लिया। यह सुनकर शेर खान डर जाता है और कहता है, बॉस मैंने नहीं बुलाया, बस उसे सब कुछ बताया था और वह अपने आप ही यहाँ आ गया। यह सुनकर बंदी शेर खान की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, तो अब तुम इसे संभालोगे, अगर इसने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, याद रखना। यह सुनकर शेर खान डर जाता है और वह बंदिश की तरफ रहम भरी नजरों से देखता है, लेकिन बंदिश पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता और वह चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर कहता है, जेम्स से कांटेक्ट में रहना, जैसी कोई खबर मिलती है मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अगर चिराग को एक खरोच भी आई तो मुझे नहीं पता मैं वहां पर क्या करूंगा। यह कहने के बाद बंदिश अपने रूम में चला जाता है। बंदिश के रूम में जाने के बाद दक्ष रूम से बाहर निकल कर आता है और शेर खान से पूछता है, क्या भाई रूम में चले गए। यह सुनकर शेर खान कहता है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई देता, हमेशा दूसरों को फंसाकर खुद ही बचकर भाग जाते हो। अब तुम बड़े हो चुके हो, इसलिए ऐसी हरकतें करना छोड़ दो। यह सुनकर दक्ष छोटा सा मुंह बनाकर कहता है, क्या भाई आप भी हमेशा मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हो। आप जानते हो जब से भाई के साथ वो हादसा हुआ है उन्होंने हंसना ही छोड़ दिया है, हमेशा गुस्से में ही रहते हैं और उनके पास जाने से डर लगता है। आप जानते हैं मैं भाई से कितना प्यार करता हूँ। जब 2 साल पहले मैंने भाई की वह हालत देखी थी तो हमने कितनी मुश्किल से भाई को बचाया था। यहाँ एक हफ्ते तक वह अस्पताल के बेड पर थे। उन्हें कोई भी हार्ट ट्रांसफर प्लांट करने वाला नहीं मिल रहा था, जबकि डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, नहीं तो वह बच नहीं पाएंगे। तब तो जैसे मैं जीना ही भूल गया था। मम्मी पापा गायब थे, मम्मी पापा की भी तबीयत ठीक नहीं थी और भाई मेरे सामने इस हालत में थे। आप जानते हैं मैं जब भी भाई को ऐसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मेरा पहले वाला भाई मुझे वापस मिल जाए। मेरे साथ हंसता खेलता था, मुझसे बातें करता था, लेकिन अब तो भाई ऐसे हो गए हैं, बस काम की बातें ही करते हैं, उसके अलावा तो किसी से कोई बात भी नहीं करते। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि वह ऐसे इतना साथ कैसे रह सकते हैं। तभी शेरखान दस के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हमने कभी सोचा था कि बंदिश किसी लड़की को लेकर आएगा, लेकिन देखो वह लड़की को लेकर ही नहीं आया, बल्कि 2 दिन से वह अपने रूम से बाहर तक नहीं निकल रहा है और ना ही उस लड़की को निकलने दे रहा है। कुछ समझ में नहीं आता आखिर बंदिश को हुआ क्या है। उसे लड़कियों से हमेशा ही दूर रहना पसंद है, लेकिन महक के तो ऐसे करीब है जैसे बचपन से ही इसे जानता है। यह सुनकर दक्ष भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ ये तो सोचने वाली बात है। तभी दक्ष शेर खान से कहता है, क्या आपने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। शेर खान कहता है, हाँ मैंने बुलाया है, वह सुबह तक यहाँ आ जाएगा। चलो हम भी थोड़ी देर सो जाते हैं। इधर मुंबई में बंदिश के घर में सब सो चुके थे,
लेकिन राजन अभी तक एक रूम में बैठकर पूरे घर की सीसीटीवी देख रहा था। वह किसी के भरोसे पर भी कुछ नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए वह घर की सारी सिक्योरिटी खुद ही चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तभी उसे अपने घर की थोड़ी दूर पर एक गाड़ी खड़ी नजर आती है, जो काफी देर से वहां खड़ी हुई थी। यह देखकर राजन की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह रवि को अंदर बुलाता है। रवि जब रूम में आता है तो राजन उसे कैमरे में देखने के लिए कहता है और उसे वह दिखाता है और कहता है, ये कम से कम 1 घंटे से यहाँ पर खड़ी हुई है। चुपके से जाकर पता लगाओ कि आखिर ये कौन है और उसे पकड़ने की कोशिश करो। और हाँ, उसे शक नहीं होना चाहिए कि हमने उसे देख लिया है। किसी भी तरह गाड़ी तक पहुंचो, मुझे वह आदमी चाहिए। अब हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। यह सुनकर रवि हाँ कहता है और वहां से निकल जाता है। वह अपने साथ 1-2 गार्ड को लेकर जाता है और चुपके से पीछे वाले दरवाजे से निकलकर चुपके चुपके उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर तक वह छुपकर देखते हैं कि उस गाड़ी में कितने लोग हैं। तो देखते हैं कि उस गाड़ी में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर वह धीरे धीरे उस गाड़ी के पास जाते हैं और अपनी गन निकालकर उसके चारों पहियों पर गोली चला देते हैं, जिससे वह गाड़ी रुक सकती है। और वह उन दोनों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन वह दोनों तो इस हमले से बुरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि उनकी नज़र तो अब तक घर के अंदर बनी हुई थी। उन्हें घर से कोई भी बाहर आते हुए दिखाई नहीं दिया था। इसलिए वह सब ज़्यादा हैरान हो चुके थे और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज़ आती है। वह देखते हैं कि उनकी गाड़ी के शीशे टूट चुके हैं और उन लोगों ने खिड़की से अंदर हाथ डालकर लॉक खोल दिया और उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर उनके सर पर बंदूक तान दी और कहा, बोलो कौन हो, यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हो? हम काफी टाइम से तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है। साफ साफ बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? यह सुनकर वह दोनों कहते हैं, नहीं, हमें किसी ने नहीं भेजा। हम तो ऐसे ही खड़े हुए थे। हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। यह सुनकर रवि उसके गाल पर एक थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ नजर आ रहा हूँ? फिर वह उन्हें एक फैक्ट्री में लेकर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें बांध देते हैं और रवि अपने कुछ खास आदमियों को उनकी निगरानी में लगा देता है और वहां से निकल जाता है। और फिर वह राजन के पास आकर उसे सब कुछ बताता है कि उसने उन लोगों को पकड़ लिया है और वह लोग अपना मुंह नहीं खोलते हैं। वह बस लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह यहाँ पर खड़े हुए थे। आगे वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। राजन ने सुनकर कहता है, कोई नहीं, सुबह उन्हें देखेंगे। अभी तुम जाओ और अच्छे से चेक करो, कहीं हमारी नज़रों से कहीं कुछ और तो छुपा नहीं हुआ है। यह सुनकर रवि वहां से निकल कर जाता है। इधर राजन अब तक कमरे के सामने ही बैठा हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर उसके सिवा कोई नहीं है और उसके दुश्मनों को यह बात पता चल चुकी होगी, क्योंकि दक्ष और बंदिश के जानने की वह कितना भी छुपा लें लेकिन नहीं छुप सकता है। कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चल चुका होगा कि वह दोनों यहाँ पर नहीं है। ना ही चिराग है, तो सबको ये भी पता चल चुका होगा कि वह बाहर गया हुआ है। चिराग यहाँ पर नहीं है। अगर चिराग यहाँ पर होता तो किसी की भी हिम्मत घर के बाहर तक आने की नहीं होती। यही सोचते हुए राजन वहीं बैठा रहता है। सोने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसे बैठे हुए रात के 2 बज चुके थे। अब उसे थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, इसलिए वह अपनी नींद को भगाने के लिए कॉफी बनाने की सोचता है। लेकिन तभी वह देखता है कि उसके रूम का दरवाजा दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर काव्या खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक ट्रे थी, जिसके अंदर 2 कप कॉफी थी। यह देखकर राजन काव्या की तरफ देखता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? यह सुनकर काव्या कहती है, मैं मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और जब मैंने तुम्हारे रूम की तरफ देखा तो तुम्हारे रूम की भी लाइट जल रही थी, इसलिए मैंने सोचा हम दोनों के लिए काफ़ी बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं काफ़ी बनाने के लिए जा रही थी तो मैंने रवि को बाहर देखा, तो मैं उसके लिए भी काफ़ी बना दी। वह भी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था और ऐसे ही हाल में चक्कर लगा रहा था। तुम सब इतने परेशान क्यों हो? क्या कुछ हुआ है? यह सुनकर राजन ने काव्या की तरफ देखकर कहा, नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो। वह बस ऐसे ही थोड़े काम की टेंशन थी, इसलिए हम बस वही सॉल्व कर रहे थे। बाकी और कोई बात नहीं है। तुम स्नेहा को अकेली छोड़कर क्यों आ गई? वह उठ गई तो रोना शुरू कर देगी। यह सुनकर काव्या कहती है, नहीं, वह अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है, इसलिए वह अभी नहीं उठेगी, इसलिए मैं आ गई। आप ये कॉफी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। यह सुनकर राजन कॉफी का कप उठा लेता है और उसे पीने लग जाता है, क्योंकि उसे भी इस वक्त कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत थी। नहीं तो उसे नींद आ जाती और वह आज किसी भी हालत में सोना नहीं चाहता था।
काव्या से थोड़ी देर बातें करने लगता है। जब उसे लगता है कि अब काव्या को नींद आ रही है तो उसे रूम में जाने के लिए कहता है। काव्या भी उसकी बात मानकर अपने रूम में जाकर अपने बच्चे के पास जाकर सो जाती है। इधर राजन अब उठकर रवि के पास जाता है और उसे कहता है, क्या और कुछ मिला? तो रवि नामे गर्दन हिला देता है। तो राजन कहता है, ठीक है, सावधान रहना, सुबह देखते हैं उनका क्या करना है और उन्हें किसने यहाँ भेजा है। तुम एक काम करो, डॉग्स को खुला छोड़ दो और कोई भी हमारे घर के आसपास आने की कोशिश करेगा तो बोल्ट और टाइगर उसे अपने आप संभाल लेंगे। यह सुनकर रवि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह कहता है, यह ठीक रहेगा। और वह बाहर एक क्वार्टर की तरफ जाता है और उसमें से दो बड़े बड़े डॉग्स को छोड़ देता है। वह बड़े डॉग्स इतनी खतरनाक थे, अगर उनको कोई अंधेरे में देख ले तो उन्हें ऐसा लगे जैसे यहाँ पर सचमुच शेर खड़ा हुआ है और उनके डर से ही जान निकल जाए। वह दोनों अपने क्वार्टर से बाहर निकलते ही पूरे घर के चक्कर लगाने लगते हैं। टाइगर तो रवि के ऊपर चढ़ जाता है, उसे प्यार से सहलाता है और उसे घर की देखभाल करने के लिए कहता है। तो जैसे टाइगर उसकी बात समझ रहा था, मैं भी ऐसे ही पूरे घर को सूंघता हुआ चक्कर लगाने लगता है। घर के दरवाजे पर खड़ा होकर राजन ये सब देख रहा था और वह बोल्ट के पास आकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहता है, तुम्हें पूरे घर की देखभाल करनी है और अगर तुम्हें लगे कोई अनजान शख्स यहाँ पर है तो तुम्हें पता है तुम्हें उसका क्या करना है। यह सुनकर बोल्ट की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे वह राजन की सारी बातें समझ गया था। फिर राजन रवि से कहता है, तुम यहीं पर लिविंग रूम में लेट जाओ और थोड़ा आराम कर लो। सुबह अभी हमें कई सारे काम करने हैं, इससे हमारा आराम करना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर रवि हाँ कहता है और राजन को भी उसके रूम में जाने के लिए कह देता है। राजन भी अपने रूम में जाकर थोड़ी देर लेटता है, लेकिन पता नहीं उसे क्या होता है। वह उठकर काव्या के कमरे की तरफ जाता है तो देखता है काव्या के रूम की खिड़की खुली हुई थी। यह देखकर राजन अंदर आता है और वह जाकर सारी खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करता है और फिर दरवाजे को भी अच्छी तरह से बंद करके चेक करता है। नेक्स्ट पार्ट।